अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। अब हम सब जानते हैं कि सॉल्वेंट्स में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इनके अलावा उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक मैसेस, उनके दरमियान मौजूद बॉन्डिंग, वो सब डिफरेंट होती है। और इसी के बेस पे हम कुछ सॉल्वेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उनको फर्दर यूटिलाइज करते हैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए। ये कुछ 4 कैटेगरीज मैंने लिखी हैं जिनमें हम लोग सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारे पास वो है केमिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की केमिकल नेचर डिफरेंट, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट, इसके अलावा उनके डेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। अब इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कैटेगरी को मज़ीद सब डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास इसमें हाइड्राइड की। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी जितने भी कंपाउंड, जितने भी सॉल्वेंट्स जिनके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो सारे हाइड्राइड्स कहलाएंगे। और इनमें यूजफुल सॉल्वेंट जो हमारे पास हाइड्राइड्स में आते हैं वो वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्सेट्रा। हमारे पास और भी बहुत जितने हमारे पास कंपाउंड्स हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे वो सारे हाइड्राइड्स कहलाएंगे। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है हाइड्रोक्साइल सॉल्वेंट्स की। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो सारे हमारे पास हाइड्रोक्साइल सॉल्वेंट्स कहलाएंगे। और इसी वजह से वाटर के साथ रिजेंबल कर रहा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही होता है। अब हाइड्रोक्साइल में हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो वाटर को अगर हम उसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग शो हो रही होती है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हाइड्रोक्साइल सॉल्वेंट्स जो हैं वो वाटर के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब हाइड्रोक्साइल सॉल्वेंट्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इनका जो हाइड्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक रेडिकल के साथ रिप्लेस हो जाता है। यानी हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, लाइक अल्कोहल, ईथर, कीटोन वगैरह, ये जब भी हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें हाइड्रोजन जो होगा इनके रेडिकल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो आयनिक और नॉन पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवाते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले से ही, अब इजाफा किस चीज़ का हुआ, वो नाइट्रोजन का हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो अमोनिया से रिजेंबल कर रहे होते हैं। अब हमारे पास अमीन्स आ जाते हैं, पायरिडीन्स आ जाते हैं, हाइड्रोजीन वगैरह, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट की सोलेबिलिटी या फिर डिसॉल्व करवाने की जिनकी टेंडेंसी होती है उसकी बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये पुअर सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी ये आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व नहीं करवाते। अगर करवाते भी हैं तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में ये उनको डिसॉल्व करवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की तो ये बहुत मेजर अमाउंट में उनको डिसॉल्व करवा लेते हैं, यानी ये गुड कंडक्टर हैं फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब किसी भी सॉल्वेंट में जैसे ही नाइट्रोजन के नंबर एटम्स के जो नंबर हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, जितने नाइट्रोजन ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाएगा। जितने नाइट्रोजन के नंबर्स ज़्यादा होंगे, यानी ये अच्छे तरीके से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेगा। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है एसिडिक सॉल्वेंट्स की। एसिड से हमें पता चल गया ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास टेंडेंसी हो हाइड्रोजन लूज करने की या फिर प्रोटॉन डोनर की तरह काम करें, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट्स। यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच गिव प्रोटॉन्स, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास एसिडिक सॉल्वेंट्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स जो खुद तो किसी भी सोल्यूशन में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये एज अ स्पॉट या एज अ व्हीकल एक्ट कर रहे होते हैं किसी भी सोल्यूशन में कि वो किसी दूसरे कंपाउंड या दूसरे रिएक्टेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकें। यानी ये खुद केमिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होते, लेकिन ये दूसरों को हेल्प या दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको ईजीली या उसको अच्छे तरीके से किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व करवाया जाए।
अब कुछ हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे होते हैं, और वो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाले इनर्ट सॉल्वेंट के तरह के तौर पे यूज़ नहीं हो रहे होते। अब इनर्ट सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व करवाते हैं। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो सारे इनर्ट सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व इजीली करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये एसिड और बेसिस को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन, हेक्सेन वगैरह, ये सारे क्या है, एसिड और बेसिस की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये इनर्ट सॉल्वेंट में डिसॉल्व या इनर्ट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है फोटोफाइलिक नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। अब प्रोटोफाइलिक सॉल्वेंट्स कैसे सॉल्वेंट्स होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, यानी प्रोटोफाइलिक सॉल्वेंट्स आर द सॉल्वेंट्स दैट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं। अब सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोफाइलिक नेचर। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है वो एसिडिक सॉल्वेंट्स की है। एसिडिक सॉल्वेंट मींस एसिड से अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएंगे, वो एसिडिक सॉल्वेंट्स कहलाएंगे। इनके एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास एसिडिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। अब बेसिक सॉल्वेंट एसिडिक सॉल्वेंट के बिल्कुल उल्ट, जिनके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, वो सारे बेसिक सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्वेंट्स होंगे। इनके एग्जांपल्स में हमारे पास अमीन्स आ जाते हैं, हाइड्रोजीन्स आ जाते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी अमीन, ये सारे हमारे पास बेसिक सॉल्वेंट हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एम्फाइप्रोटिक सॉल्वेंट की। अ सॉल्यूशन अ सॉल्वेंट कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज एन एसिड और अ बेस, यानी ऐसे सॉल्वेंट जो खुद एसिड और बेस के तौर पे दोनों की तरह यानी डुअल नेचर रखें, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फाइप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब दे हैव हाइड्रोजन इन देयर फार्मूला एंड डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब अगर हम एग्जांपल लें वाटर की, तो वाटर हम देखते हैं कि इसकी डुअल नेचर है, ये कभी कभी एज अ बेस और कभी कभी एज अ एसिड भी एक्ट कर रहा होता है, इसलिए ये एम्फाइप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐड होता है। इसके अलावा हम एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड भी डुअल नेचर रखता है, यानी ये ऐसे एसिड और ऐसे बेसिड दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटिक, एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो और ना ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, यानी जिनके डेट हैज नो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। these solvents do not serve as proton donor in hydrogen bonding। ये कभी कभार जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कतई तौर पे जो है वो प्रोटॉन डोनर्स की तरह हेल्प नहीं करते, ये कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये है कभी कभार ये प्रोटॉन एक्सेप्ट ज़रूर कर लेते हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं बेंजीन, मिथाइल बेंजीन एक्सेट्रा। ये हमारे पास एप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स की तरह काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है जिनमें हम सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर दे आर डिराइव्ड इनटू टू मेन क्लासेस। पहली क्लास हमारे पास लेवलिंग सॉल्वेंट की आ जाती है और दूसरी क्लास हमारे पास आ जाती है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स की। लेवलिंग सॉल्वेंट्स, इनमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहे होते हैं, और इनकी जो डिग्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, इनकी एफिनिटी सेम होती है, इनके इलेक्ट्रोलाइट रेफरेंसेस जो होते हैं उनकी वो सेम होती है, इनकी स्ट्रेंथ सेम रहती है। लेवलिंग सॉल्वेंट्स में हम बात करेंगे। लेकिन जब हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कंपाउंड, जितने भी एसिड्स डिसोसिएट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट डिग्रीज पर डिसोसिएट कर रहे होते हैं, और इस हिसाब से इनकी जो रेफरेंसेस होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोलाइट, इनकी एफिनिटीज़ और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी डिफरेंट ही होती है,
सेम नहीं रहती। ये मेन डिफरेंस है लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स में कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग में क्या होता है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट हो जाती है। इसमें हमने एग्जांपल ली है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में डाई इथाइल अमोनियम क्लोराइड की। ये मुख्तलिफ जो डिग्रीज है उनमें डिसोसिएट कर रहा होता है, यानी किसी में 99%, किसी में 98, किसी में 11%, किसी में 5%। इसी वजह से इनको हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कह रहे होते हैं कि ये हर कंपाउंड में हर किसी के साथ एक मतलब हर अलग न्यू कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट कर रहा होता है तो इनकी डिग्रीज जो होती हैं डिसोसिएशन की वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है वो है अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। अब हमारे पास सॉल्वेंट्स को हमने क्लासिफाई किया, उनकी केमिकल, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी रिएक्टिविटी, इन सब की बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन अब हम उनको यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं उनके ऊपर भी गौर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले जो है इनको हम वाटर वेपर्स के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने चाहिए। इसके अलावा इनके जो एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनको वाटर वेपर से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इसके अलावा बेसिक जो इनके बेसिक हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं उनको भी वाटर वेपर्स या फिर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनसे प्रोटेक्टेड रखवाना होता है कि ये बिल्कुल भी उनके साथ रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो ये कुछ और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, उनके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। वेदर सॉल्वेंट इज टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉल्वेंट हमारे पास टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक, लेकिन कुछ हमारे पास कंपाउंड्स या कुछ हमारे पास सॉल्वेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं जो होते ही टॉक्सिक हैं। यानी अमोनिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये टॉक्सिक है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो ये भी हमारे पास जो है वो टॉक्सिक है। अब अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें सॉल्वेंट्स में तो क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन वेदर सॉल्वेंट इज चीप एंड अवेलेबल। सॉल्वेंट्स को हमेशा चीप होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए जो कि सस्ते भी हों और इजीली अवेलेबल भी हो जाएं। यानी वाटर लाइक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ईथर है, ये वाटर लाइक सॉल्वेंट्स है, यानी लिक्विड ही हैं ये, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स लाइक अमोनियम है, पायरिडीन है, साइनाइड वगैरह, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हम सब जानते हैं कि इजीली हमारे पास किसी भी केमिस्ट शॉप से हमें इजीली ये वाले प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, ये वाले सॉल्वेंट्स हमें इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोग ये केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ मिसलेनियस सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट मिक्सचर्स, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड के मिक्सचर का यानी बहुत सारे मिक्सचर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, उन सबको हम मिसलेनियस सॉल्वेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं लाइक बेंजीन, हेक्सेन एंड टोलिन वगैरह, ये सब भी हमारे पास चीप होते हैं, ये भी बहुत ईजिली हमें मिल जाते हैं, अवेलेबल भी होते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जो खुद रिएक्ट नहीं करते लेकिन ये हेल्प करते हैं दूसरे रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करवाने में। होप सो आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।